आगे बढ़ें, आपको बताएं कि केपीओ हमले के बाद वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शजील इनाम मेमन ने 28 फरवरी से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानेंगे फातिमा सलीम से। जी फातिमा। बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते कराची पुलिस ऑफिस पे हमले के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 28 फरवरी से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ या ओपन लेटर पे चलने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जो है वो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ अप्लाइड फॉर जो नंबर प्लेट्स हैं, जाली नंबर प्लेट्स हैं और टिंटेड शीशों के ख़िलाफ़ टिंटेड शीशों वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई का जो है वो सख्त कर दी जाएगी। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है एसओ कासिम, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, पहले तो मुझे बताइएगा, पिछले कुछ महीने से भी जो है कार्रवाई की जा रही थी, अब तक उस कार्रवाई में क्या पेशरफ सामने आई है और 28 फरवरी से जो कार्रवाई की जाएगी उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। पिछले 2-3 माह से फैंसी नंबर प्लेट हो गई, अप्लाइड फार हो गया, टेंडर्ड ग्लासेज हो गए, उसके बाद प्राइवेट गाड़ी ऊपर सरकारी नंबर लगाया हुआ है, फैंसी नंबर प्लेटें हैं। इसके ऊपर 2 महीने से हमने भरपूर कार्रवाई की है और अभी 28 फरवरी से सीएम साहब ने हिदायत दी है कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ और जो ओपन लेटर पे गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए, जिसके लिए आवाम को 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया है। और आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं ओपन लेटर पे वो अपने नाम पे फौरी तौर पे ट्रांसफ़र करवा लें, और जो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं वो भी मैं आवाम से अपील करता हूँ वो भी अपने नाम पे गाड़ियाँ रजिस्टर करवा लें, क्योंकि उसके बाद आपके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, कासिम ने भी और सिंध हुकूमत ने भी जो है वो आवाम को यही कहा है, 1 हफ्ते की जो है वो मोहलत दी है। इसके बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म की जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी, कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी अब आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस के बाद अतराफ की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। तहकीकाती इदारों की जानिब से कराची, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमले की सहूलतकारी के शुबे में 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको अपडेट करें, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के हवाले से केस के हवाले से कराची पुलिस ऑफिस के तरफ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद केपीओ के अतराफ में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। न सिर्फ केपीओ, उसके साथ साथ जितने भी सरकारी तनसीबात हैं और पुलिस के ऑफिस हैं उनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। केपीओ ऑफिस पर हमले की तहकीकात भी तेज़ कर दी गई हैं। तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई है, जिसमें गुलिस्तान जोहर, अजमेर नगरी और अफगान बस्ती शामिल है। उसके साथ केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है असास इदारों ने जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 10 से ज़ायद जो है अफराद को ज़ेर हिरासत जो है वो लिया गया है। इन 10 जो अफराद जिनको ज़ेर हिरासत लिया गया उन पर सहूलतकारी का शुबा है। और जब केपीओ पे हमला हुआ था उसके बाद इस एरिया की जियो फेंसिंग की गई थी, तो उसमें 100 से ज़ायद नंबर्स को जो है वो मशकूक करार दिया गया था। उन 100 में से 10 से 12 नंबर ऐसे हैं जो हमले के बाद से मुसलसल बंद हैं। उस पर तहकीकाती इदारों जो है तहकीकात का इदारा जो है दायरा वसी कर दिया है और इस पर गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। इस हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसमें भी पेशरफ सामने आई है और पता ये चला है कि वो गाड़ी जो मुख्तलिफ वक्तों में है वो 4 मुख्तलिफ लोगों को बेची गई, लेकिन वो गाड़ी पुराने ओनर के नाम ही रही, जिसके बाद तहकीकाती इदारों ने जो पुराना गाड़ी का मालिक है उसको और शोरूम मालिक को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं और रात गए भी तहकीकाती इदारों जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। तमाम उन कार्रवाइयों को खुफिया रखा जा रहा है और तहकीकाती इदारों के ज़राए का कहना है कि बहुत जल्द जो मेन सहूलतकार हैं जिन्होंने बराह रास्त इस हमले में सहूलतकारी का काम सर अंजाम दिया उन तक पहुंच जाएंगे। तहकीकाती इदारे उनके करीब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस कार्रवाइयों को इस वजह से खुफिया रखा जा रहा है ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। तो इस हवाले से मज़ीद जो कामयाब मिलने वाली हैं। जी अब कुछ महंगाई की बात करें तो महंगाई का तूफान थम ना सका। ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया के साथ चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रिटेल में चीनी 5 रुपये से 10 रुपये किलो तक महंगी हो गई है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। कायद में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। और बखसूस अगर बात करें चीनी की, तो चीनी जो है वो रोज़मर्रा की बुनियादों पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब चीनी की कीमतों में भी तकरीबन 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का रिटेल में इजाफा देखने में आ रहा है। जो कि चीनी 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, वो अब 95 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से होलसेल की सतह पर भी इजाफा है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, से जानते हैं। आप ही बताइएगा कि चीनी की कीमतों में कितना कितना इजाफा हुआ है और बुनियादी तौर पर वजूहत क्या सामने आई है?
देखिए जी, पहले हम चीनी 90 रुपये किलो बेच रहे थे, अब 95 रुपीज़ किलो बेच रहे हैं। और इसकी वजह कुछ सुनने में ये आ रही कि मिलें क्रशिंग बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आना कम हो गया है। तो जिसके बायस चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और ये अपना जैसे जैसे जो चीज़ आएगी उसी तरह बिकती जाएगी। क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपये तक चीनी जो है फ़रोख्त की जा रही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो एरिया वाइज है, रिटेल वाइज जहाँ ज़्यादा रिटेल का काम होता है वहाँ 100 रुपये बिक रही है। यहाँ सेमी होल सेल है, यहाँ पे 95 बिक रही है। तो जोड़िया बाज़ार में इस वक्त 92 93 रुपीज़ बोरियों के दाम चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि तलब और रसद पे जो है फ़र्क बड़ा है, सप्लाई कम हो गई है। और इनका बताना है कि जो मिलें हैं वो अब जो है वो बंद हो रही हैं और इसके हवाले से इसके असरात जो है वो चीनी की कीमतों पर नज़र आ रहे हैं और इस वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस वजह से जो दुकानदार हैं उनका सामना करना पड़ रहा है और यकीनन जो है शहरी के लिए भी जो है वो चीनी ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो चुका है। जी, अब आपको बताएं कि पाक सुजुकी ने एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 94,000 रुपये से 2,63,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। कंपनी का कहना है कि बिजली, गैस, जनरल सेल्स टैक्स और रुपए की कदर में कमी से पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। इसके बजाय पाक सुजुकी ने एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल पे देखा जाए, पाक सुजुकी ने 94,000 रुपये से लेकर 2,63,000 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर दिया। सुजुकी ऑल्टो 1,10,000 से 1,44,000 रुपये तक महंगी कर दी गई है और सबसे जो बड़ा वेरिएंट है सुजुकी ऑल्टो AGS 1,44,000 रुपये इजाफे से 27,95,000 रुपये में पहुंच गई। सुजुकी वैगन आर में जो 1,85,000 से 2,15,000 रुपये तक महंगी की गई है, जिसमें वैगन आर सबसे ऊंचा जो दर्जे का मॉडल है GS वो 2,15,000 रुपये महंगी करके 35,63,000 रुपये में पहुंच गई। कल्टस AGS की बात करें 2,51,000 रुपये महंगी की गई, 40,47,000 रुपये में पहुंच गई है। सुजुकी स्विफ्ट की बात करें तो GLI जो है 2,63,000 रुपये इजाफे से 45,25,000 रुपये की बुलंद सतह पे पहुंच गई है। पाक सुजुकी का मौक़िफ़ है कि बिजली, गैस और जनरल सेल्स टैक्स की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और साथ ही रुपये की कदर में जो कमी हुई है उसकी वजह से गाड़ियों की कीमत में इजाफा नागुज़ीर था। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। और महंगे मोबाइल फ़ोन शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगे हैं। महंगाई के बाद सरीना मोबाइल मार्केट में भी कारोबार ठप होकर रह गया है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की नई लहर ने ताजिर बरादरी को परेशान कर दिया है और साथ ही जो मोबाइल की पेशे से वाबस्ता अफराद है या जो मोबाइल के कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं उनका भी इस सिलसिले में जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ इक़साम की जो ड्यूटीज़ लग रही है उस वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सरीना मोबाइल मार्केट के नायब सदर कामरान कुरैशी। सर ये बताएँ कितनी मुश्किलात हैं? मुश्किलात बहुत है इसमें, क्योंकि मोबाइल एक लग्जरी आइटम में इस्तेमाल, अगर लग्जरियस में यूज़ होता है, लोग इसको कहते हैं लग्जरियस चीज़ है, पर लग्जरियस के साथ ये ज़रूरत भी है। जिस तरह हमारे बहुत सारे तबका है जो बेचारे बाइकियाँ चला रहे हैं या जो खाने की एक फंप है उसमें जॉब करते हैं, उन बेचारों के इस हालत की वजह से मोबाइल भी स्नैच होते हैं। अब वो जब दोबारा ख़रीदने आते हैं बेचारे गरीब तबका जो है वो कितना परेशान हो गया। इस एक तरफ स्नैचिंग से, दूसरी तरफ मोबाइल के रेट जो इंक्रीज़ हुए और उनको फिर मोबाइल भी अच्छे उसके चाहिए होते, ज़ाहिर सी बात है उसमें सॉफ्टवेयर उनको चलाना होता है। तो बहुत ये तबका बहुत परेशान हो गया है। पिछले 6-8 महीने में एक मोबाइल के ऊपर जो 35-36 हज़ार रुपये का मोबाइल होता था वो तकरीबन अभी 70-75 हज़ार रुपये के सराउंडिंग चल रहा है। और उसके बाद अब वो कस्टमर हमसे कहता है कि 5 से 6 महीने पहले इसके प्राइस ये थे, आज उसके प्राइस ये हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक LC ना खुलना है, पीछे से LC नहीं खुली, कंपनियों को माल नहीं आ रहा। जो कंपनियाँ बाहर से वो यहाँ पर वो कंपनियाँ असेंबल्ड करती हैं, माल तो सारा बाहर से आता है, LC ना खुलने की वजह से माल स्टक पड़ा हुआ है। सरीना मोबाइल मार्केट के नायब सदर का इस हवाले से कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो गई है और मुख्तलिफ इक़साम की जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ लग रही है और चूँकि बंद है, LCs नहीं खुल रही, इस सिलसिले में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो गई हैं। जी, स्टील और सरिये का कारोबार करने वाले फंस गए। सदर ऑयल आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पूनावाला ने कहा, स्मगलिंग का माल आने की वजह से लीगल इंपोर्ट करने वाले फंस गए हैं। स्टील और सरिये के दाम हुकूमती इक़दामात की वजह से नहीं, स्मगलिंग का माल आने की वजह से कम हुए हैं। आपको अपडेट करें कि सदर ऑयल आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पूनावाला ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि डॉलर की किल्लत और माल क्लियर न होने से स्टील की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
स्टील मार्केट की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ। मार्केट है वो बिल्कुल बैठ गई है क्योंकि कीमतें जो हैं सरिये की 3 लाख से तजावज़ कर गई। दीगर जो लोहे के जो रेट हैं वो भी 3.5 लाख पे पहुंच गए। इस पे अभी क्या असरात हो रहे हैं, कारोबार क्यों नहीं चल रहा है और इसके मज़ीद मुश्किलात क्या होने जा रही हैं। और आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हमाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुश्किलात हो रही हैं, क्या सूरत हाल है मार्केट? देखिए, बहुत सारे लोकल इश्यूज़ आ चुके हैं इस वक्त लोहे के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि सरिये की और लोहे की दीगर जो इकसाम है उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और बहुत तेज़ी से नीचे भी आई हैं। नीचे आने की वजूहत जो है वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो स्मगलिंग का आ रहा है। जो इस वक्त मटीरियल स्मगलिंग का होके आ रहा है उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट की रोकथाम जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। कौन लोग इसमें मुलविस हैं इस पे ज़्यादा कोई बात तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसकी वजह से हमारे जो लीगल मटीरियल जो इम्पोर्ट हुए हैं, जो उनके साथ पीछे जो मसले मसाइल रहे उनके साथ, उसके बावजूद जो है वो उनको तंग किया जा रहा है। लीगल इम्पोर्टर्स को जो है परेशान किया जा रहा है और स्मगलिंग शुदा मटीरियल्स को मार्केट्स में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से नीचे आ गई है मार्केट। और नकासी भी आपके सामने जो है, नकासी भी सिर्फ 10% रह चुकी है। अच्छा मां साहब, अगर हम देखा जाए आबाद ने हमें कहा है कि जो ईरान का सरिया है वो बहुत सस्ता आधी कीमत का। हमारा अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट में देखें तो $1100 साढ़े $1100 पर टन पड़ रहा है और ईरान का $550 टन का है $500। तो ये कितना बड़ा असर है अगर ये आ रहा है तो हुकूमत को कितना नुकसान होगा टैक्स और ड्यूटी की मद में? देखिए, जो भी लीगल इंपोर्ट करते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और स्मगलिंग आपको पता है कि मुल्क का नुकसान होता है। स्मगलिंग से जो भी मटेरियल आता है वो एक बहुत बड़ा लॉस है। और जो जिन्होंने भी आपको ये रेट्स बताए, ये कन्वर्जेशन के बाद, कन्वर्जेशन जो आपकी ड्यूटी बढ़ी गई है उसके बाद ये रेट बढ़ता है। इंटरनेशनल मार्केट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। इंटरनेशनल में $40 से $50 का फ़र्क आया है। तमाम जितनी भी लोहे की इकसाम है उसके ऊपर $40 से $50 का फ़र्क आया है। लेकिन उसके बावजूद जो शॉर्टेज रही, डॉलर की एक्सचेंज में लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग की गई, उसके बाद जो है ना टोटल जो है ना ये एक लॉजिक बनता था। लोहे के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था वो एक लॉजिकल था, लेकिन स्मगलिंग के मटेरियल के बाद जो है ना वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो ख़राबी की तरफ गई हैं। जी, जैसे कि आपने सुना जो कंसर्न्स है कि आयरन मर्चेंट का इस वक्त कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। बुनियादी वजह ये है कि डॉलर ना मिलने से माल क्लियर नहीं हुआ है, रेट जो है आसमान पे पहुंच गए। स्मगलिंग का सेक्टर ईरान से जो माल आ रहा है वो बहुत सस्ता है क्योंकि उस पर ड्यूटी टैक्सेस नहीं है, उससे मईशत को भी भारी नुकसान हो रहे हैं। सिंध सरकार और एशियाई तरक्याती बैंक ने BRT रेड लाइन मंसूबे के मसाइल को हल करने पर इतफाक कर लिया है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट से हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। सिंध सरकार और एशियाई तरक्याती बैंक ने BRT रेड लाइन बस मंसूबे के मसाइल को हल करने पर इतफाक कर लिया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा किन किन अमूर पर इतफाक किया गया है? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत से जो है एशियाई तरक्याती बैंक के जो वक्त है उसने मुलाकात की है। उस मुलाकात में जो है खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट के जो मनसूबे हैं उन पर गौर किया गया है। इस इजलास में तफसीली तौर पर इस मनसूबे के हवाले से आगाही दी गई। इस इजलास में खास तौर पर मुलाकात में BRT रेड लाइन मनसूबे के मसाइल को हल करने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि इस वक्त पीपल्स बस मनसूबा जो है वो कामयाब रहा है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स बस को आलमी सतह पर पजराई मिली है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त को बताया कि कराची के लिए मजीद 15 से 20 इलेक्ट्रिक बस जो है वो खरीद की जा रही है। खासतौर पर मलिर में बायोगैस, अलादीन पार्क में बस डिपो समेत दीगर जो इशूज है उनको भी जेर गौर लाया गया। इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वक्त को मनसूबे को मुकम्मल करने में हर मुमकिन तावन फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। इसके अलावा मलिर में बायोगैस प्लांट की तमीर के लिए जमीन की मुंतकिल का जो मसला है इस हवाले से भी एशियाई तरक्याती बैंक ने जो है आगाह किया। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट पर केल इलेक्ट्रिक वाटर बोर्ड समेत कई महकमों के इंस्टॉलेशन मौजूद है। इस हवाले से भी आगाही दी गई। तमाम यूटिलिटी इंस्टॉलेशन की मुंतकली को भी यकीनी बनाने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने आगाह किया। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक ने जो है सिंध हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट से हर मुमकिन जो है तावन जारी रखने का भी यकीन दिलाया। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको अपडेट करें कि 4 साल जेल काट कर रिहाई के 10 दिन बाद दोबारा मुनशियात के केस में गिरफ्तार मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमा को मजीद तफ्तीश के लिए 14 रोज़ा रिमांड पर तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया है। तफसीलात बताएंगे शहरियार सदीकी।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हुदूद में पुलिस की जानिब से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मुल्जिमा को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमा नसीमा बीबी को 10 रोज़ कबल 2018 से जारी मंशियात के केस में अदालत की जानिब से बरी किया गया था, जबकि पुलिस की जानिब से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमा नसीमा बीबी को एक मरतबा फिर गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को बताया गया कि इस मरतबा गिरफ्तार किए जाने पर मुल्जिमा के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई है, जबकि मुल्जिमा जो है वो एक पेशावर और आदि मंशियात फरोश मुल्जिमा है। अदालत की जानिब से मुल्जिमा को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकाम के हवाले करते हुए 14 रोज़ तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, यहाँ आपको बताएं कि ज़िला वस्ती में 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद घर घर से कचरा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मशीनरी की कमी बताई जाती है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। तकरीबन निफ साल गुजर चुका है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फाल हुए, लेकिन 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ताहाल एक ख्वाब बना हुआ है। क्या उसकी वजूहात हैं? 100% गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर क्यों नहीं हो रही, ये जानते हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के आदिल हाशमी। बहुत शुक्रिया आदिल हाशमी साहब, क्या वजूहात हैं कि आप डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन को 100% नहीं कर सके? अब्दुल्लाह बिस्मिल्लाह, 100% हमारे पास ना डोर टू डोर के लिए कंपोनेंट के जो मेन कंपोनेंट है, एक तो है मिनी टीपर होता है। मिनी टीपर में ट्राई साइकिल होते हैं और 4 साइकिल होते हैं। ये तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन ये अभी क्योंकि कुंडियाँ दूर हैं, ये जाते हैं तो ये 5 ट्रिप से ज़्यादा नहीं लगा सकते। कचरा कुंडियों के हवाले से ही बता दीजिए, लोड ज़्यादा होता है उस पर, उनकी सूरत हाल कैसी? कचरा कुंडियों के लिए इन्होंने आउटसोर्स की हुई है मशीनरी और वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये है कि समझ लिए कि हम इस वक्त जो है डेली बेस के ऊपर हर कुंडी को अटेंड कर रहे हैं और कुछ कुंडियां तो डबल ही भी हैं। मशीनरी क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि एक्साइज की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसमें इजाफा कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ डॉलर के बढ़ते हुए रेट के नतीजे में इनको इम्पोर्ट करने में ताख़ीर हुई है। जी, जहांगीर रोड नंबर 3 पर सरकारी स्कूल की बदहाली के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा तामीराती कामों से मुतालिक सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ताज़ीन आराइश और सहूलियात की फराहमी का काम जल्द शुरू हो जाएगा। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जहांगीर रोड में जो सरकारी स्कूल है उसकी खस्ता हालत पर और ज़ुबून इमारत से मुतल्लिक जो है दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, जबकि हुकूमत की मुसलसल अदम तवज्जो से मासूम तलबा की ज़िंदगी भी जो है ख़तरे में है। ये दरख्वास्त गुजार का जो है मौक़िफ़ है, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तज़ीन व आराइश की सहूलियात की फराहमी का काम जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा, जबकि PC1 जो है वो मंजूर भी हो चुका है। ये मौक़िफ़ है एडिशनल जो एडवोकेट हैं उनका, जबकि अदालत ने मौजूदा तामीराती कामों से मुतल्लिक सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब जो है वो तलब कर लिए है। जबकि दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि इमारत जो है उसकी हालत इंतहाई ख़तरे में है, इसलिए जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा अब जो है अदालत ने आइंदा समाअत पर जो काम वहाँ पर तरक्याती हो रहा है या तामीरात से मुतल्लिक जो काम हो रहे हैं उस मुतल्लिक तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। शोबा सेहत से आपको खबर दें, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में बच्चों की OPD सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड के हवाले कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक OPD के औकात कार बढ़ाकर 2 शिफ्टों में चलाने का फैसला किया गया है। तफसीलात बताएंगे इरफान अब्बासी। सिंध हुकूमत का महकमा सेहत जिस तरीके से दीगर अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है, वैसे ही सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के अंदर पहले जो OPD थी वो दोपहर 1 बजे तक चलाई जाती थी, लेकिन अब इसके औकात कार बढ़ा करके 2 शिफ्टों में यानी कि सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कर दिया गया। और मेरे साथ डॉक्टर शहनीला मौजूद है, इनसे बात करेंगे कितना फ़ायदा हुआ जब अगर यहाँ जैसे कि इन्होंने मुंतकिल किया है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी से अब सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड के पास ये OPD की जा रही है, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है? कोरंगी के अवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि उनके लिए एक बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है बनाई गई हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे मरीज़ों को टोकन दिया जाता है। सारे मरीज़ रजिस्टर्ड होते हैं और 1 बजे तक ये OPD उनके लिए होती है। फिर दूसरी शिफ्ट होती है जिसमें मरीज़ 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ मरीज़ देखा जाता है और मुसलसल एक जो रोज़ आने वाले मरीज़ हैं
उनको दवाइयों के साथ साथ उनके जो टेस्ट वगैरह है जिनकी ज़रूरत है वो सारे किए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर मिसाल अगर नहीं मरीज़ जैसे कि पहुँच पाता है, सुबह के औकात में लेट होता है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको इमरजेंसी है तो यहाँ साथ ही जो चाइल्ड लाइफ वाले हैं यहाँ पर इमरजेंसी में वो अपने मरीज़ को दिखा सकता है, और इसके अलावा जो सीनियर डॉक्टर हैं वो मरीज़ों को देख रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम। कारोबारी दुनिया से आपको खबर दें, अमरीकी डॉलर्स की शदीद किल्लत के बावजूद रवा माली साल 7 माह में सोने की दरामदात पर 1 करोड़ 83 लाख डॉलर खर्च कर दिए गए। गुज़श्ता माली साल 7 माह के मुकाबले रवा माली साल 7 माह में सोने की दरामदात में 57% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, जो रिपोर्ट आई है वो हैरान कुन बात ये कि रवा माली साल 7 माह में सोने की दरामदात में जो है 107% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल 7 माह में सोने की दरामदात पाकिस्तानी रुपए में 4 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल सिर्फ 2 अरब रुपए मालियत का सोना दरामद किया गया था। अगर डॉलर में बात की जाए तो रवा माली साल 7 माह में 1 करोड़ 83 लाख डॉलर मालियत का सोना दरामद किया गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल 7 माह के मुकाबले 57% इजाफी डॉलर खर्च किए गए। और यहाँ जो गुज़िश्ता माली साल 7 माह में 1 करोड़ 17 लाख डॉलर खर्च हुए, तो उससे ज़्यादा तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख डॉलर खर्च कर दिए गए। यहाँ पे जो रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉलर की किल्लत पर सोने में सरमायाकारी खरीदारी बढ़ रही है, और रवा माली साल तकरीबन 7 माह में 191 किलोग्राम सोना दरामद किया गया है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बैरून मुल्क से दरामद किए गए ट्रैक्टर जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, दस्तावेजात के जायजे के बाद 220 ट्रैक्टर्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें कि सिंध हाई कोर्ट में बैरून मुल्क से दरामद किए गए ट्रैक्टर जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट में बैरून मुल्क से दरामद किए गए ट्रैक्टर जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। तफसीलात जानेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट में आज जो ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, जो बैरून मुल्क से बरामद किए गए थे, उसके मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर आज एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जवाब अदालत में जमा करा दिए हैं, जिनका ये मौक़िफ़ है कि 220 ट्रैक्टर जो हैं वो रिलीज किए गए हैं कागजात की जांच पड़ताल के बाद। बाकी बकाया जो ट्रैक्टर 12 हैं उनके दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। जबकि दरख्वास्तदार का ये मौक़िफ़ है कि 32 ट्रैक्टर जो है वो जब्त किए गए थे, जबकि इसमें जो सरकारी वकील है उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम ट्रैक्टर पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी किसानों के लिए, लेकिन ये ट्रैक्टर जो है ओपन मार्केट में फरोख्त किए गए थे, इसलिए जो है ट्रैक्टर जब्त किए गए थे। लिहाजा दस्तावेजात की जाँच पड़ताल के बाद ट्रैक्टर जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं। ठीक है मुमताज़, एक और समाअत का अहवाल आपसे जानेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस की समाअत हुई। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, पुलिस के जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखें, बिल्कुल आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क दिए कि पुलिस की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिशें जो है वो नजर नहीं आ रही। आप पेशरफ्त रिपोर्ट पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि खत जो है वो लिखती है। अदालत ने अपने रिमार्क में ये भी कहा है कि दर्जनों GIT के इजलास के बावजूद जो लापता अफराद है उनका सुराग जो है नहीं लगाया जा सका। तफ्तीश अफसरान हिरासती मराकज से मुकम्मल डेटा जो है वो हासिल करें, जबकि गुमशुदा शहरियों के ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो भी हासिल की जाए। अदालत ने मज़ीद रिमार्क में ये भी कहा है कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा भी जो है लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो है मुआवन करें। शहरियों की गुमशुदगी संजीदा मसला है, बाजियाबी के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश की जाए। लिहाजा अदालत ने 17 मार्च को IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि लापता शहरियों में मोहम्मद अनीस, इमरान, मोहम्मद आलम, ताहिर जमा, काशिफ, बाबर और जुल्फ़ार जो है वो शामिल हैं, जबकि शहरी ताहिर जमा को जो है रिहाई के बाद सेंट्रल जेल कराची से लापता कर दिया गया था, जो कि ताहाल लापता है। लिहाजा अदालत ने 17 मार्च को IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में 1548 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटर्नशिप पर भर्ती करने का फैसला कर लिया है। महकमा खजाना सिंध ने मंजूरी दे दी है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कमीशन का इम्तहान देने के लिए पाबंद होंगे। महकमा खजाना सिंध ने सेक्रेटरी स्कूल तालीम को ख़त इरसाल कर दिया है।
तफसीलात जानेंगे आज़ाद दौड़ियों से। आज़ाद बताएगा ख़त में क्या लिखा गया है। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है 1548 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटर्नशिप पर भर्ती करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने इसकी सिफारिश भर्तियों की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को की थी, लेकिन उससे कबल महकमा खजाना सिंध ने महकमा स्कूल तालीम को जिलाई सतह पर 1548 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है भर्ती करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी स्कूल तालीम को तहरीरी खत भी अरसल कर दिया है। खत में कहा गया है कि जब तक माली मामला बेहतर हों तब तक महकमा स्कूल तालीम जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियाँ इंटर्नशिप करे। इसमें शर्त ये लगाया गया है कि जो इंटर्नशिप पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती होंगे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के पाबंद होंगे, जिसके बाद उनको सर्विस जो है मुलाजमत काउंट की जाएगी। लेकिन इससे कबल जो है महकमा खजाना सिंध ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है इंटर्नशिप पर भर्ती करने की हिदायत कर दी है। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। शहर कायद आज गर्मी की लपेट में रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को की जा रही है, जबकि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर की हवा में शाम के औकात में नमी का तनासुब 50 से 60% तक रहेगा, जबकि दिन के औकात में हवा में नमी का तनासुब 85 से 95% होगा। दूसरी जानिब कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर बरकरार है। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का चौथा नंबर और शहर में आलूदगी के ज़रात की मिकदार 168 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि HBL PSL सीज़न 8 में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान पाकिस्तान पहुंच गए। राशिद खान ने कराची में लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। आपको अपडेट करें कि HBL PSL सीज़न 8 में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। राशिद खान ने कराची में लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों ऑलराउंडर कराची किंग्स के खिलाफ मैच में टुकने की इंजरी का शिकार हुए थे। स्कैन के बाद लियाम डॉसन को 4 से 6 हफ्ते का आराम की तजवीज़ दी गई थी और अब बताया जा रहा है कि HBL PSL सीज़न 8 में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान पाकिस्तान पहुंच गए हैं और राशिद खान ने कराची में लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड ज्वाइन करना है, जो कि लियाम डॉसन इंजरी का शिकार हुए हैं। उनकी जगह पर वो खेलेंगे। HBL PSL सीज़न 8 में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे। ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो HBL PSL सीज़न 8 का जैसे ही आगाज़ हुआ तो हमने उसके साथ ही देखा कि क्रिकेट के इस मेगा इवेंट में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला भी जारी हो गया। सबसे पहले हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के लिए जो है डैरन सैमी आए, लेकिन इसके बाद जो है एक के बाद एक जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी फ्रेंचाइज ज्वाइन करना शुरू कर ली है और अब अफगानिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर हैं और काफ़ी ज़बरदस्त लेग स्पिन करते हैं राशिद खान, जो इन दिनों मसरूफ़ थे UAE के अंदर और वो अपनी जो नेशनल ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहे थे, लेकिन अब वो जो है पाकिस्तान आ चुके हैं। कराची में उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया है और कल रात जो है वो दुबई से कराची पहुंचे हैं, जबकि वो आज होने वाले कोयटा के खिलाफ जो मैच है उसमें भी इन एक्शन दिखाई देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जो मैच होगा आज उसके हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टच में दिखाई देंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो ज़राए की जानिब से खबर सामने आई है, ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। याद रहे कि उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान के दीगर जो फ्रेंचाइज जिनमें PSL में एक्शन दिखाई दिए थे और वो काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से ना सिर्फ बॉलिंग के शोबे में बल्कि बैटिंग के शोबे में भी अपना एक कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। जी ठीक है ताबिश मीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला, मुतासरा इमारत की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सदर में वाक़ KPO की इमारत की दीवारें गोलियों से छलनी हैं। रस्सी बम हमलों के नतीजे में शीशे के आर्जी कमरे और स्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद जो है तबाह हाल इमारत की बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सदर में वाक़या केपीओ की इमारत की दीवारें जो हैं वो गोलियों से छलनी है, जबकि दस्ती बम हमलों के नतीजे में शीशे के आर्जी कमरे और जो स्ट्रक्चर था वो भी तबाह हुआ है। कई मकामात पर केपीओ बिल्डिंग की फॉर सीलिंग भी टूट कर गिर गई है और इसके साथ साथ इमारत की दीवारों से टाइल्स भी उखड़ी हुई हैं। हमले से महफूज रहने वाले दफातर में आज जो है काम शुरू कर दिया गया है, जबकि तबाहशुदा सामान को केपीओ के बाहर मुंतकिल किया जा रहा है और मलबे और टूटे फूटे सामान के नीचे से शायद भी जमा किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास आपका।